हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम पैटर्न, स्लॉट 1 और 2 के टाइमिंग्स क्या है और उनका पैटर्न क्या है, CUET का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है और CUET क्यों कंपलसरी है। इसके अलावा और भी आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज CUET। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा होगा। तो CUET क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि CUET को अब मानती हैं, तो CUET का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे वो इनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो CUET का एग्जाम है ये कौन कंडक्ट कराएगा? NTA कंडक्ट कराएगा। जो भी स्टूडेंट्स UG, PG या फिर रिसर्च प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, तो इसमें CUET एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ ये प्रीफेस बता रही हूँ, मेन जो ये वीडियो है वो सिर्फ एग्जाम स्ट्रक्चर पर है, स्लॉट्स पर है और उससे रिलेटेड डाउट्स और डिस्कशंस पर है। तो दिस ईयर 54 colleges and universities will participate in CUET 2022 to offer admissions। तो इस ईयर कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 54। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा तो CUET कंपलसरी क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्म दोबारा निकलेगा आफ्टर 4-5 मंथ्स, फिर से फॉर्म निकलेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि मेरिट पे बेस्ड था एडमिशन अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कि 12th के बोर्ड्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करते थे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट 12th के एग्जाम सही से नहीं दे पाता, कोई ट्रेजिडी हो जाती है घर में या कोई और भी इश्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती थी। उस सब को हटाने के लिए UGC ने CUET पैटर्न लेके आई है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स अपनी तरफ से तैयारी करेंगे और इस एग्जाम में जो उनके मार्क्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपना प्रेफर्ड कॉलेजेस मिलेगा या कोई और कॉलेजेस जो उन्होंने उसमें प्रेफरेंस पे दे रखा होगा वो उन्हें मिल सकता है। तो CUET कंपलसरी है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो फंड करता है UGC। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ AMU और JMI भी इसको अब अडॉप्ट कर रहे हैं। इस CUET ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो मतलब एक एग्जाम से आप कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपने इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म निकालती थी, फिर उनकी फीस भरो, एक दिन एग्जाम देने जाओ उसका, फिर कभी कभी क्या होता था कि आज भी एग्जाम है, कल फिर से एग्जाम है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हट गई हैं CUET की वजह से। तो देखा जाए तो ये क्या है, एडवांटेजियस है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, कैन आई गिव CUET आफ्टर 12th। क्या आप 12th के बाद CUET दे सकते हैं? तो अगर आप अपीयर भी कर रहे हैं CUET के 12th के एग्जाम्स में तब भी आप CUET के लिए एलिजिबल है। तो या तो आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आपने पास कर लिया है 12th का एग्जाम, तब भी दोनों केसेस में आप CUET के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने ऑलरेडी 12th का एग्जाम दे दिया है तो आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया। 5% रिलैक्सेशन है SC, ST एंड PW कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट, हाउ डू यू पास CUET? स्टेप वाइज CUET प्रिपरेशन। CUET को आप पास कैसे करेंगे? तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है। तो सेक्शन 1, 2 और 3 तीन सेक्शंस होंगे इसके लिए। तो उसके लिए पहले आपको एग्जाम पैटर्न देखना है जो मैं अभी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी, और आपको CUET का सिलेबस थॉरली देखना है वेबसाइट से। आपको एग्जाम पैटर्न को समझना है, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्किंग स्कीम को जानना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। तो बेस्ट तो ये है कि आप NTA द्वारा जो भी मॉक टेस्ट हैं उनको एक बार दे दे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं अपनी इस चैनल पर एक मॉक टेस्ट की वीडियो डालूंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, क्योंकि जो CUET का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। और ऑनलाइन मतलब ये नहीं कि आपको घर बैठे एग्जाम देना है, आपको सेंटर पर जाकर सिस्टम पर एग्जाम देना है। ठीक है। स्टेप 3,
तो स्टेप 3 क्या है, जब आपको सिलेबस पता चल गया, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, तो आपको स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना है। बेसिकली सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के लिए आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। जो सेक्शन 2 होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपकी जो 12th की एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सफिशियंट है। 12th एंड 11th की जो एनसीईआरटी बुक है वो सफिशियंट है इसके लिए। सीईटी एग्जाम स्ट्रक्चर, तो अभी मैंने बताया कि सेक्शन ए, तो सेक्शन ए भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सेक्शन ए में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स को। अगर ये क्या है, लैंग्वेज का पेपर है, तो ये इसमें कुछ 17 या मुझे लैंग्वेजेस का वो याद नहीं है वैल्यू कितनी थी, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में भी 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पर जो सेक्शन 2 होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा। तो डोमेन स्पेसिफिक का मतलब कि एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ डोमेन्स के नाम बता रही हूँ। तो डोमेन्स क्या है, बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो इस ये जो सेकंड है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने फिजिक्स का सब्जेक्ट चूज किया, तो मुझे 50 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, इसमें से मुझे 40 अटेम्प्ट करने हैं। केमिस्ट्री अगर मैंने चूज किया, मतलब फिजिक्स भी किया केमिस्ट्री भी किया, जैसे कि मुझे बीएससी जूलॉजी के लिए अप्लाई करना है, मान लीजिए बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है डीयू में, तो मुझे पता होनी चाहिए कि बीएससी जूलॉजी की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उस यूनिवर्सिटी की। तो उस यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पर क्या चूज करूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 डोमेन्स अपने चूज कर लूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये तीनों का पेपर देना पड़ेगा। तो ये तीनों का पेपर देना पड़ेगा, तो मतलब मुझसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 150 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि फिजिक्स के 50 पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 50 और बायो के 50। पर मुझे 40-40 ईच अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी क्लास 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड होगा। मैं फिर से दोहराती हूँ, एनसीईआरटी क्लास 12th के सिलेबस पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। फिर है सेक्शन 3 में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं और ये 60 मिनट्स का होगा। तो सेक्शन 3 जो है वो एक जनरल टेस्ट है, इसको हम सेक्शन 3 को और क्या बोल सकते हैं, जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब अर्थमेटिक्स क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग। तो मतलब जो कि बाकी एग्जाम्स में अलग अलग सेक्शन में होता था, वो जनरल टेस्ट इसी सेक्शन में सेक्शन 3 में हो जाएगा। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर ठीक होनी चाहिए। और अगर सेक्शन ए की बात करूँ, तो मान लीजिए मैंने 2 लैंग्वेजेस ली, इंग्लिश और हिंदी, या सिर्फ इंग्लिश लिया, जो भी मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर चूज करके दे सकती हूँ। तो ये तो एग्जाम स्ट्रक्चर है। अभी आपको और समझ में आएगा कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2, हो सकता है कि आपको दोनों स्लॉट्स में एग्जाम देने जाना पड़ जाए। फिर है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी 1/4। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई को होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम 2 स्लॉट्स में होगा। स्लॉट 1 195 मिनट्स का होगा, अप्रॉक्सीमेटली 315 आवर्स का। और स्लॉट 2 होगा 225 मिनट्स, 3 आवर्स 45 मिनट्स का। टाइमिंग जो होगा, स्लॉट 1 9 AM से 12.15 और स्लॉट 2 3 PM से 6:45 PM तक। तो कैंडिडेट्स कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 टेस्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो जो मॉर्निंग वाला टेस्ट है, तो मॉर्निंग वाले टेस्ट में आप 4 टेस्ट दे सकते हो मैक्सिमम, जिसमें से आप सेक्शन 1 में से सिर्फ एक लैंग्वेज दे सकते हो, 2 अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे सकते हो, और सेक्शन 3 तो आपको देना ही है स्लॉट 1 में, ठीक है। उसके बाद हम स्लॉट 2 पर मूव करते हैं। जो स्लॉट 2 है वो आफ्टरनून के बाद है, 3 PM, ठीक है। 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए, आप या तो फिर से एक लैंग्वेज दे दो, जैसे इस फर्स्ट स्लॉट में मैंने इंग्लिश का पेपर दे दिया, सेकंड स्लॉट में मैंने सेक्शन ए से हिंदी का पेपर दे दिया, ठीक है। इधर मैंने 2 डोमेन सब्जेक्ट लिए लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अब आप स्लॉट 2 में क्या कर सकते हैं, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। क्योंकि मैं जनरल टेस्ट स्लॉट ए में दे चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने 4 डोमेन, बट ये मैक्सिमम है, आप मिनिमम भी दे सकते हो। बट अगर मुझे बीएससी जूलॉजी के लिए अप्लाई करना है, मैं क्या करूँगी, सिर्फ बायोलॉजी का पेपर और दूंगी, तो ये मेरा कंप्लीट होगा।
बट अगर आपने और भी जगह अप्लाई किया है प्रेफरेंसेस में, मान लीजिए कि आपने बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई किया है, तो आप मैथमेटिक्स भी डाल देंगे, तो ये आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट ऊपर स्लॉट 1 में हो गए और 2 यहाँ पे भी हो गए। बट मैक्सिमम आप 4 भी दे सकते हो इस टाइम, तो आप 2 सब्जेक्ट और भी बढ़ा सकते हो, आपकी विषय कंप्यूटर साइंस दे दिया या फिजिकल एजुकेशन कुछ भी, मतलब जो भी लिस्ट में ये सब्जेक्ट्स हैं उनमें से चूज करके आप सब्जेक्ट दे सकते हो। फिर है 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B। या तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो स्लॉट 2 के लिए, फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने बताया, या आप स्लॉट 2 में सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो, इधर 1 और 2। तो सेकंड में क्या कर सकते हो आप, 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो अगर मान लीजिए बीए करना है, ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ, अब अगर आपने यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस कर ली तो यहाँ पे 4 की जगह एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने चूज किया, तो मतलब हो सकता है कि आपको स्लॉट 1 में भी पेपर देना जाना पड़ जाए एग्जाम देने, और स्लॉट 2 में भी एग्जाम देने जाना पड़ जाए, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या फील किया था उस टाइम। फिर है वही चीज जो अभी मैंने ऊपर बताई थी कि मतलब आप मैक्सिमम कितनी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो, 3 चूज कर सकते हो, जो मैंने अभी स्लॉट 1 और 2 के हिसाब से बताया। और आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो सेक्शन 2 के लिए। और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड करती है, आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है। तो ये भी वही चीज़ मैंने अच्छे से बताई थी अभी पीछे, वही चीज़ यहाँ पर भी दे रखी है कि आप डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर 4 चूज करते हो मैक्सिमम, तो कितने मार्क्स का पेपर हो गया आपका, 200 मार्क्स का पेपर हो गया। फिर है इम्पोर्टेंट्स अबाउट CU CET, इसे पहले कहते थे अब इसे CUET कहते हैं। तो आपका जो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट है, अगर आपने इस बार ध्यान से फॉर्म नहीं फिल किया तो अगली बार ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और डिजायर्ड कोर्स पे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में, स्लॉट 1 में आप 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं, एक लैंग्वेज तो आपका श्योर है, एक जनरल टेस्ट, ये दोनों तो आपका स्पेसिफिक हो गया, बट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप 2 चूज कर सकते हो, ठीक है। स्लॉट 2 में आप डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 चूज करते हो अगर आप लैंग्वेज 1 चूज करते हो, या अगर आप लैंग्वेज 2 चूज करते हो तो आपका एक डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क, अगर गलत हो जाता है क्वेश्चन तो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और बहुत ही जल्द मेरी एक वीडियो आने वाली है यहाँ पे बायोलॉजी मॉक टेस्ट की, जो एनटीए ने डाला है वो क्वेश्चन थी, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप पहली बार अगर ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं 12th के बाद, तो वहाँ पे किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा और किस तरीके से आप सिस्टम पे राइट और रॉन्ग आंसर या मार्क फॉर रिव्यू चूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।